पल्लवी तिवारी। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है कि किसान आंदोलन मामले में शीर्ष अदालत ने लगाई सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर सोमवार को केंद्र को आड़े हाथ लिया। अदालत ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों के साथ केंद्र की बातचीत के तरीके से वह बहुत निराश है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम के पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां तक संकेत दिया कि अगर सरकार इन कानूनों पर अमल खुद स्थगित नहीं करती है तो अदालत उन पर रोक लगा सकती है। जजों ने कहा कि वे सरकार को पहले से ही काफी वक्त दे चुके हैं। अदालत ने कहा कि इस विवाद का समाधान खोजने के लिए वह अब एक समिति गठित करेगी। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट संभवतः मंगलवार को अपना आदेश सुनाएगा। संभव है कि न्यायालय इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दे। इस संबंध में बाद में न्यायालय की वेबसाइट पर यह सूचना अपलोड की गई है। आपको बता दें कि इस सूचना में कहा गया है कि इन मामलों को 12 जनवरी को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने से किसानों ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा है कि सरकार और किसानों के बीच अब तक की बातचीत से कोई हल नहीं निकला है, इसलिए अदालत इस मामले के हल के लिए एक कमेटी का गठन कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने के विरोध में इनेली विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा 27 जनवरी से मान्य करने का आग्रह किया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार हमें भूमिहीन बनाकर मजदूर के रूप में देखना चाहती है, ताकि हम किसान नहीं कहलाकर खेतों में काम करने वाले मजदूर बनकर जीवन गुजर बसर करें। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती को खत्म कर ठेके की खेती को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाए, फिर किसान केवल वोट बैंक बनकर रह जाए। टिकैत ने कहा कि अब तक किसान अपनी जमीन पर अपनी जोत का मालिक था, लेकिन सरकार के नए कानून से वह ऐसा नहीं कर पाएगा। खेती का लाभ बड़े पूंजीपति ले जाएंगे, हम किसान केवल मजदूरी करते रह जाएंगे। वहीं आपको बता दें, सरकार ने दिया 1.1 करोड़ टीके खरीदने का आदेश। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना विषाणु संक्रमण के कोविशील्ड टीके की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का सोमवार को ऑर्डर दिया। हर टीके पर जीएसटी सहित 210 रुपए की लागत आएगी। शाम तक टीका भेजने की शुरुआत होगी। में गिरावट और मरीजों के स्वस्थ होने की ऊंची दर की वजह से देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार कमी आ रही है। अब यह कुल संक्रमण का महज 2.13% रह गया है। वहीं आपको बता दें कि करनाल तोड़फोड़ में 71 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस ने सोमवार ने बीकेयू के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कई अन्य प्रदर्शनकारियों पर दंगे करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया। हरियाणा के करनाल जिले के कायमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत कार्यक्रम स्थल पर रविवार को तोड़फोड़ की थी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लाभ बताने वाले थे। करनाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 71 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है, जिनमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा 800 से 900 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि इन लोगों के खिलाफ दंगा करने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि वे वीडियो क्लिप समेत अन्य सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और घटना में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत कार्यक्रम स्थल पर रविवार को तोड़फोड़ की थी, जहां खट्टर लोगों को संबोधित करने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को सराहा, साथ ही कहा कि संभावित टीके के लिए सभी ने सावधानियां बरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की वर्तमान स्थिति और 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य और अग्रिम कर्मियों के टीकाकरण का खर्च राज्य नहीं केंद्र सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में तैयार दोनों टीके किफायती हैं और देशवासियों को प्रभावी टीका देने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने सभी सावधानियां बरती हैं। उन्होंने कहा कि देश अब कोरोना के खिलाफ जंग के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और यह सरकारी संवाद का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा और टीकाकरण के लिए राज्यों के साथ सलाह के बाद प्राथमिकताएं भी तय कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण होगा और उसके बाद अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों को कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े देश में लगभग सभी जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। वह देश की क्षमता को दर्शाता है। वहीं आपको बता दें, बैंकों में फंसे कर्ज सितंबर तक 13.5% पर पहुंचेंगे। बैंकों का सकल एनपीए यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसा कर्ज तुलनात्मक आधार पर सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% पर पहुंच सकता है, जो कि सितंबर 2020 में 7.5% था। आपको बता दें कि बैंकों के फंसे कर्ज सितंबर तक 13.5% तक पहुंच सकते हैं, जो कि सितंबर 2020 में 7.5% तक थे। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नाइक सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक पत्नी की हुई मृत्यु। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सोमवार को कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। एक अधिकारी ने इस बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया कि नाइक के साथ सफर कर रही उनकी पत्नी विजया की हादसे में मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि नाइक जिस वाहन से जा रहे थे वह उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय मंत्री कर्नाटक में धर्मस्थल से गोवा लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि नाइक को आगे इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली समेत 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही जलाशयों, जीवित पक्षियों के बाजार, मुर्गी पालन केंद्रों और चिड़ियाघरों के आसपास निगरानी बढ़ाने पर जोर कर दिया गया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा था कि अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सांस रोकने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा, ऐसा आईआईटी मद्रास के अध्ययन में देखा गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि सांस रोकने से कोरोना विषाणु संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में सांस लेने की आवृत्ति का एक मॉडल तैयार किया कि कैसे विषाणु वाली छोटी बूंद के प्रवाह की दर फेफड़ों में इसके जमा होना निर्धारित करती है। अध्ययन के निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में भी प्रकाशित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अनुसंधानकर्ताओं के इस दल के अनुसार उन्होंने एक प्रयोगशाला में सांस लेने की आवृत्ति का मॉडल तैयार किया।
और पाया कि सांस लेने की कम आवृत्ति विषाणु की उपस्थिति के समय को बढ़ाती है और जिससे इसके जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमण होता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि ब्रिटेन से आए SARS-CoV-2 के नए स्वरूप से भारत में अभी तक 96 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। शनिवार तक 90 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब तक 96 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना विषाणु के ब्रिटिश स्वरूप से अभी तक 96 लोग संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय की ओर से पूर्व में मिली सूचना के मुताबिक सभी लोगों को संबंधित राज्य सरकारों के तय केंद्रों में अलग अलग कमरों में पृथक रखा गया है। वहीं आपको बता दें, गलवान के शहीदों के सम्मान की तैयारी हो रही है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल जून में चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू व अन्य भारतीय सैनिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में जान गंवाने वाले 20 भारतीय सैन्यकर्मियों में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बाबू भी शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक गलवान में संघर्ष के दौरान असाधारण साहस दिखाने वाले कर्नल बाबू समेत सेना के कुछ कर्मियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जा सकता है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पोस्ट 120 पर गलवान के बहादुरों के लिए एक स्मारक बनवाया है। इसमें स्ट्रो लेपर्ड अभियान के तहत इन जवानों की वीरता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सैन्य मामलों का विभाग दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय में कर्नल बाबू और 19 अन्य जवानों के नाम अंकित करने वाला है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया था, जिसके बाद दोनों सेनाओं ने टकराव वाले बिंदुओं पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की और भारी हथियार पहुंचाए। आपको बता दें कि लद्दाख में पकड़े गए चीनी सैनिक को भारत ने चीन को सौंप दिया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 3 दिन पहले पकड़े गए एक चीनी सैनिक को सोमवार को चीन को सौंप दिया। चीन की जनमुक्ति सेना यानी कि PLA के सैनिक को शुक्रवार सुबह पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में पकड़ा गया था। चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में आ गया था। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सुबह 10:10 पर चुशूल मोल्दो सीमा स्थल पर सैनिक को चीन को सौंप दिया गया। उस सैनिक के पकड़े जाने के बाद सेना ने शनिवार को एक बयान में कहा था, PLA का सैनिक LAC पार कर अवैध रूप से घुसा था। इस क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों ने उसे हिरासत में ले लिया था। चीनी सैनिकों के अभूतपूर्व जमावड़े और तैनाती के चलते पिछले वर्ष उत्पन्न तनाव होने वाले के बाद दोनों ओर से सैनिक LAC पर तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना द्वारा सैनिक को पकड़े जाने के बाद चीन ने शनिवार को उसे तत्काल रिहा करने की मांग की थी। बीते 3 महीने में भारत द्वारा चीन के सैनिक को पकड़कर छोड़ने का यह दूसरा वाकया है। पिछले साल 19 अक्टूबर को PLA का कॉर्पोरल वांग यालोंग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भटक गया था, जिसे भारतीय सैनिकों ने पकड़ लिया था। कॉर्पोरल को प्रोटोकॉल के अनुसार चुशूल मोल्दो सीमा स्थल पर चीन को सौंप दिया गया था। LAC पर पैंगोंग झील के आसपास के इलाके में बीते कुछ महीनों से लगातार तनाव बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने चीनी सैनिक को वापस लौटाया है। बीते 3 महीने में भारत द्वारा चीन के सैनिक को पकड़कर छोड़ने का यह दूसरा वाकया है। पिछले साल 19 अक्टूबर को भी PLA के एक सैनिक को चीनी सैनिक को भारत ने चीन को वापस लौटाया था। दिल्ली में सर्द हवाओं से धूप हुई और फीकी और गिरेगा अभी पारा। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से राजधानी दिल्ली में ठंड का असर बढ़ गया है। सोमवार को अच्छी धूप के बावजूद सर्द हवा चलती रही। इससे धूप का मजा भी बेकार हो गया। इससे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
और बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से सर्द हवाएं मैदानों की ओर चलने के साथ पारा और भी गिर सकता है। 14 जनवरी तक पारा गिरकर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम था। इससे पहले 3 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में दिल्ली के आसमान पर बादल छाए रहने की वजह से कुछ दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया था। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। शनिवार को यह 10.8 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 9.6 डिग्री सेल्सियस और बृहस्पतिवार को 14.4 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रहा था, जो कि पिछले 4 सालों में जनवरी का सबसे अधिक तापमान माना गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने झूठ वादा किया है कोरोना का टीका देने का। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली वासियों को निःशुल्क कोरोना टीका देने के वादे से पीछे हट रहे हैं। यह एक तरह से दिल्ली वासियों को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना टीका देने का कार्य केंद्र सरकार का है। इससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक और झूठा वादा दिल्ली वासियों से कर दिया है। अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना टीके के वायदे को मुख्यमंत्री चुनावी वायदों जैसा समझा गया है, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को टीका देने के खोखले वादे की प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है, जिससे कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे दिल्ली वासियों पर टीका वहन करने में अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। संक्रमण का शिकार होने का खतरे होने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली वासियों को निःशुल्क कोरोना टीका देने के वादे से पीछे हट रहे हैं। यह एक तरह से दिल्ली वासियों को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना टीका देने का कार्य केंद्र सरकार का है। इससे तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक और झूठा वादा दिल्ली वासियों से कर दिया है। अनिल कुमार ने कहा कि कोरोना टीके के वायदे को मुख्यमंत्री चुनावी वायदों जैसा समझा गया है, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को टीका देने के खोखले वादे की प्रतिबद्धता से पीछे हट गई है। वहीं आपको बता दें, बाहर से आ रहे डिब्बा बंद चिकन पर रोक लग गई है। दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। संजय झील में मृत पाए गए बतखों में से 8 में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि द्वारका सेक्टर 9 के पार्क में संख्या 3 में हाल ही में मृत मिले 2 पक्षियों से लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रसंस्कृत और डिब्बा बंद चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है। भोपाल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए मृत पक्षियों के नमूनों में सोमवार को एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संजय झील इलाके से लिए गए बतखों के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर घबराने की बात नहीं है। लोगों को इस बाबत चिंता नहीं करनी है। सरकार हर स्तर पर चौकस है। दिल्ली में अभी तक 200 से अधिक पक्षी मृत पाए जा चुके हैं, जिनमें से 104 के नमूने लिए गए थे। कुछ के नमूने आ चुके हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट अभी लंबित है। सिसोदिया ने कहा कि कुछ नमूनों के नतीजे मंगलवार को आएंगे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हालात पर नजर भी रख रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता। एहतियात के तौर पर अन्य राज्यों से चिड़ियों के आयात पर रोक लगाई गई है, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोका जा सके। दिल्ली मुर्गा मंडी भी कुछ दिन तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि बतखों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संजय झील इलाके को संक्रमण मुक्त किया गया है। दिल्ली के बाहर से मवेशियों को लाने पर रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अधिकारियों के साथ बात करके संक्रमण रोकने की पूरी निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 28 अक्टूबर 2020 को ही सभी डॉक्टर और संबंधित लोगों को अलर्ट कर के निगरानी का निर्देश जारी कर दिया था। इसके बाद 4 जनवरी 2021 को भी सभी डॉक्टरों को लगातार नमूना संग्रह करने का दिशा निर्देश जारी किया गया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार के पशुपालन इकाई विकास विभाग के सभी 48 मवेशी अस्पताल के डॉक्टर लगातार राज्य भर में बर्ड फ्लू की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही 11 त्वरित कार्रवाई दल बनाया गया है जो लगातार नमूनों का संग्रह कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सोमनाथ भारती गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जमानत हुई खारिज। दिल्ली की मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत अर्जी खारिज होने की वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। भारती रविवार की रात सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके थे। सोमवार की सुबह बेहद नाटकीय घटनाक्रम के तहत एक युवक ने भारती पर स्याही फेंक दी। उस वक्त याद क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने भारती पर स्याही फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच भारती की मौजूदगी की सूचना मिलते ही अमेठी पुलिस वहां पहुंची और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अमेठी के जगदीशपुर थाने में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में भारती को गिरफ्तार कर अमेठी ले गई। बाद में भारती को सुल्तानपुर जिले में स्थित एमपी एमएलए अदालत में पेश किया गया। जज पीके जयंत ने भारत की जमानत अर्जी खारिज कर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने अदालत से कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा जब तक संबंधित पत्रावली नहीं पेश किया जाता तब तक जमानत अर्जी पर सुनवाई संभव नहीं है। इसी आधार पर न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर 13 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय कर दी है। दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती के साथ हुए इस मामले को लेकर आप और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया, हमारे लिए स्कूल शिक्षा के मंदिर है, आप उसे राजनीति का केंद्र बनाने के प्रयत्न में जुटे हुए हैं। स्वागत है आए किसी स्कूल में जाए पर उद्देश्य तो ठीक रखे। कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बयान कैसे दे सकता है जैसा आपके विधायक ने किया है। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, योगी जी हमारे विधायक सोमनाथ भारती आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी, फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब है क्या? क्योंकि वो आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। मामले पर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और राजनीति करने का सभी को अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है। केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सोमनाथ भारती के दिए गए बयान के लिए देश भर से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही आज की गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।